हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुबोध कुमार और आज मैं मैन्युफैक्चरिंग साइंस सेकंड में एक न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आपको इसको टॉपिक को काफ़ी अच्छे से देखना है क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक का नेम है मर्चेंट सर्किल। ठीक है, जिसमें हम फोर्सेस का एनालिसिस करेंगे जो ड्यूरिंग कटिंग, मेटल कटिंग के दौरान जो फोर्सेस लगते हैं, ठीक है, वर्क पीस पे या फिर जो कटिंग टूल पे लगते हैं, तो उसका हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, उसको फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, किस किस डायरेक्शन में लगते हैं, वो सब। ठीक है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि मशीनेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, मशीनेबिलिटी एक्चुअली क्या होता है? मशीनेबिलिटी ईज ऑफ मशीनिंग मीन्स ईज ऑफ मशीनिंग होती है कि कितनी आसानी से कोई मटेरियल मशीनिंग उसकी हो जा रही है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था मशीनिंग क्या होता है। मशीनिंग एक मटेरियल रिमूवल प्रोसेस होता है, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये वर्क पीस है, ये कटिंग टूल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो मशीनिंग में ये टर्निंग ऑपरेशन है। ठीक है, तो एक्चुअली मशीनिंग हो रही है यहाँ पे। अब मशीनिंग क्या होती है? मशीनिंग होती है कि कहीं से किसी भी वर्क पीस से एक एक्सेस मटेरियल को रिमूव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ चिप। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, ये चिप रिमूव हो रहा है इससे। ठीक है, जो कि एक्सेस मटेरियल, जो अनडिजायरेबल मटेरियल, जो हमें नहीं चाहिए होगा। ठीक है, तो मशीनेबिलिटी क्या होता है? ईज ऑफ मशीनिंग, कि कितनी ईजिली किसी मटेरियल की मशीनिंग हो जा रही है। तो ठीक है, उसको हम मशीनेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी मशीन की मशीनेबिलिटी ईजिली हो जा रही है, ठीक है, तो लाइक जैसे सॉफ्ट मटेरियल हो गया, डक्टाइल मटेरियल होगा, जिसकी मशीनेबिलिटी बहुत ईजिली और आराम से हो जाएगी। ठीक है, और वहीं अगर कोई हार्ड हार्ड मटेरियल होगा तो उसकी मशीनेबिलिटी इतनी ईजिली नहीं होगी। ठीक है, तो सॉफ्ट मटेरियल जैसे डक्टाइल मटेरियल्स की मशीनेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी हमें, और हार्ड मटेरियल्स होंगे तो उनकी मशीनेबिलिटी हमें थोड़ी सी कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू डक्टाइल मटेरियल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मर्चेंट सर्किल डायग्राम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मर्चेंट सर्किल डायग्राम का क्या यूज़ है, हम क्यों यूज़ करेंगे इस मर्चेंट सर्किल डायग्राम को। तो जैसे कि कटिंग होती है, जैसे ये मैं फिगर बना रहा हूँ, ये अगर वर्क पीस है आपका, ठीक है, ये कटिंग टूल है, ये ऐसे चिप रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं। ये वर्क पीस है आपका, ये अनकट पोर्शन होता है। ठीक है, और ये मशीन सरफेस है, इसकी मशीनिंग हो चुकी है। ये चिप है इसका, ये कटिंग टूल है। कटिंग टूल में ये रेक फेस होता था, ये वाला फेस रेक फेस होता था, ये फ्लैंक होता था। ठीक है, तो इस एंगल को हम क्लियरेंस एंगल बोलते थे। यहाँ से अगर ये वर्टिकल लाइन खींच दी जाए तो इस एंगल को हम क्या बोलते थे? रेक एंगल बोलते थे। ठीक है, और ये वाला प्लेन जो है था, जहाँ से हमारी चिप जो है शेयर्ड ऑफ होती है, जहाँ से निकलती है हमारी चिप, ठीक है, तो उसको हम शेयर प्लेन बोलते थे। ठीक है, ये हमारी जो रहती थी, ये हमारी अनकट चिप थिकनेस रहती थी। ठीक है, और ये चिप चिप थिकनेस रहती थी। ओके, तो मर्चेंट सर्किल जो डायग्राम है, इसको हम पढ़ेंगे, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो है कटिंग फोर्सेस को हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कटिंग फोर्सेस को हम फाइंड आउट करेंगे कि किस डायरेक्शन में कटिंग, जैसे ये कटिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे और सभी फोर्सेस के बारे में हम देखेंगे कि कटिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है, या फिर मतलब थ्रस्ट फोर्स है, या फिर शेयर फोर्स है। इन सारे फोर्सेस की एनालिसिस करेंगे, उनको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे हमें सारे फोर्सेस पता होंगे किसी मशीनिंग में कि इस मशीनिंग प्रोसेस में ये फोर्सेस लग रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, अगर जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं तो हम कुछ पैरामीटर्स को चेंज करेंगे, उन फोर्सेस को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, और उन फोर्सेस को रिड्यूस करने पे क्या होगा? जैसे कि हमारी टूल लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा फोर्सेस लगेंगे तो जो टूल है, जो वर्क पीस के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो उसमें क्या होगा? वियर ज़्यादा हो सकता है। वियर मीन्स टूल ज़्यादा घिसेगा, तो उसकी टूल लाइफ रिड्यूस हो जाएगी। और अगर हमें पता होगा कि हाँ, इस कंडीशन में, इस ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा कटिंग फोर्सेस लग रहे हैं, तो हमें इसको इंप्रूव करना चाहिए, तो उसके हम पैरामीटर्स में कुछ एंगल्स में कुछ चेंजेस लाएंगे, जिससे वहाँ पे कटिंग फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसकी टूल लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर उसकी जो टूल लाइफ इंक्रीज होगी वहाँ पे, ठीक है, तो मशीन की लाइफ भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पर जब इजीली हमारी मशीनिंग होगी तो मशीन की लाइफ भी ऑलरेडी इंक्रीज होगी, क्योंकि जहाँ पे हार्ड मशीनिंग होगी और वाइब्रेशंस होंगे क्रिएट मशीन में, बिकॉज ऑफ मशीन हार्ड मशीनेबिलिटी। ठीक है, तो उसमें मशीन में भी प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए हम मर्चेंट सर्किल डायग्राम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली मर्चेंट सर्किल डायग्राम के लिए कुछ अजम्पशंस रहते हैं, ठीक है, जो कि कंप्लीट होने चाहिए उसके लिए। तो इसका फर्स्ट एजम्पशंस रहता है कि जो टूल है, जो कटिंग टूल आपका, परफेक्टली शार्प होना चाहिए। ठीक है, परफेक्टली शार्प होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। ऐसा ना हो कि वो उसकी नोज कुछ इस तरीके से हो जाए ऐसे ही, या फिर कुछ इस तरीके से एक्सेस मटेरियल निकला हुआ हो। ठीक है, तो परफेक्टली शार्प होना चाहिए। ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट द चिप ऑन इट्स फ्रंट एंड रेक फेस। ठीक है, चिप उसके कॉन्टैक्ट में होने चाहिए। जैसे कि मैंने क्या बताया था जी, ये अगर कटिंग हो रही है,
ये कटिंग टूल है। तो चिप का जो कांटेक्ट होना चाहिए, उसका जो फ्रंट है, ये जो फ्रंट या रैक फेस बोल रहे हैं इसको, ठीक है, यहाँ से कांटेक्ट होते हुए निकलनी चाहिए। ओके, तो ये इसका फर्स्ट एजम्पशन है। ठीक है, नेक्स्ट एजम्पशन की बात करूँ अगर मैं, तो कटिंग जो है ऑर्थोगोनल कटिंग होना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑर्थोगोनल कटिंग क्या होती है उसके बारे में उसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। तो ऑर्थोगोनल कटिंग में क्या होता है, ऑर्थोगोनल कटिंग में क्या होता है, तो इसमें ऑर्थोगोनल कटिंग की कंडीशन रहती है कि यहाँ पे जो इंक्लाइनेशन एंगल रहता है वो क्या रहता है, जीरो रहता है, और जो यहाँ पे एंट्रेंस एंगल होता है वो कितना 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर भाई मैं टर्निंग की बात करूँ तो ऑर्थोगोनल कटिंग कंडीशन, ऑर्थोगोनल कटिंग में क्या होगा, कुछ वर्क पीस कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से ये यहाँ से इस डायरेक्शन से मशीनिंग होती हुई आ रही होगी। ठीक है, और ये कटिंग टूल रहेगा कुछ हमारा। तो ये हमारा कटिंग टूल है जिसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, कटिंग डायरेक्शन। ठीक है, ये मशीन सरफेस होगी हमारी और ये अनमशीन्ड सरफेस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा इंक्लाइनेशन एंगल जीरो होगा, इंक्लाइनेशन एंगल जीरो होगा, मीन्स टूल बिल्कुल भी इंक्लाइन नहीं होगा। और ठीक है, एंट्रेंस एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसके एंगल की बात करें, किसकी, एंट्रेंस एंगल की बात करें, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ओके, और इसमें क्या होता है, जो हमारी कटिंग की जो जो कटिंग एज होती है हमारी, सपोज ये कटिंग एज है, ठीक है, ये किसके परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर होती है कटिंग डायरेक्शन के। मान लो अगर इस डायरेक्शन में कटिंग हो रही है, ठीक है, तो ये कटिंग वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये जो कटिंग एज होगी हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इसकी। जैसे कि मान लो सपोज ये वर्क पीस है, ये टूल है, अब इस डायरेक्शन में कटिंग हो रही है। ठीक है, तो कटिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो क्या होगा, इस ऑर्थोगोनल कटिंग में क्या होता है, तो कटिंग एज ऑफ द टूल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी। कटिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। ठीक है, और तो क्या होगा, कटिंग एज जो होगी वो उसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, 90 का एंगल बनेगा इसका। तो ये इसका सेकंड एजम्पशन हो गया। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट एजम्पशन की बात करूं तो क्या होगा, इसमें साइड फ्लो नहीं होगा चिप का। ठीक है, जैसे कि ऑब्लिक कटिंग में साइड फ्लो होता है, इसमें साइड फ्लो नहीं होगा। इसमें जो चिप का फ्लो होगा वो कैसा होगा, वो रेक फेस के अलोंग होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से रेक फेस के अलोंग होगा। ठीक है, इसमें कंटिन्यूस चिप विदाउट व्यूल्ट अप एज, इसमें कोई भी व्यूल्ट अप एज नहीं होगा, विदाउट व्यूल्ट अप एज होगी कंटिन्यूस चिप। अनकट चिप थिकनेस इज कांस्टेंट, अनकट चिप थिकनेस कांस्टेंट रहेगी। जो अनकट चिप थिकनेस ये है ये कांस्टेंट रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि ये इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे प्लेन टूल होना चाहिए, प्लेन वर्क पीस होना चाहिए, क्योंकि अनकट चिप थिकनेस कांस्टेंट हो। ठीक है, मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो कटिंग टूल होगा वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। ये ना हो कि उसकी कहीं वेलोसिटी बढ़ रही हो, कहीं पे कम हो जा रही हो। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में वो मूव करना चाहिए। मटेरियल इज परफेक्टली प्लास्टिक, मटेरियल परफेक्टली प्लास्टिक होना चाहिए, मीन्स उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन दिखने चाहिए। ठीक है, और उसका फ्रैक्चर जो होना चाहिए वो डक्टाइल फ्रैक्चर होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप ये फिगर देख सकते हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये वर्क पीस है, ये कुछ वही इस टाइप का फिगर जो मैं बनाता हूँ वही है ये। ठीक है, तो इस तरीके से है ये। ठीक है, ये वर्क पीस नहीं, ये कटिंग टूल है। ठीक है, ये कटिंग टूल है। ठीक है, ये वर्क पीस है, ये जो है वो वर्क पीस हो गया। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे जो चिप निकल रही है, ठीक है, वो ये चिप है। ठीक है, और ये इसका शेयर प्लेन ये है, जो ये शेयर प्लेन यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, और जो इसका ये है, ये वाला जो फेस है ये फ्लैंक है। ठीक है, तो ये एंगल बनेगा, ये कौन सा होगा, क्लियरेंस एंगल होगा। और इसका टूल का जो ये वाला फेस होगा, ये वाला जो फेस होगा वो कौन सा, रेक फेस होगा। अगर मैं ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूं तो इनके इस एंगल को क्या बोलेंगे, हम रेक एंगल बोलेंगे। ओके, तो अब देखो हम इसमें बात करते हैं कौन कौन से किस किस डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगे और कौन कौन से फोर्स लगेंगे। ठीक है, तो कटिंग हमारी जो हो रही है किस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में एक कटिंग फोर्स लग जाएगा, तो ये कटिंग फोर्स आ जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में एक कटिंग फोर्स लग गया तो ये कटिंग फोर्स हो गया। ठीक है, अब क्या है, चिप यहाँ से रिमूव हो रही है, कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और ये टूल है। ठीक है, तो चिप इस फेस से रब होती हुई जा रही है, तो एक इक्वल एंड अपोजिट एक फोर्स लगेगा यहाँ पर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा कटिंग फोर्स, इस डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि कटिंग इस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रिक्शन फोर्स क्योंकि यहाँ से चिप रिमूव होती हुई जा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से चिप में और टूल में फ्रिक्शन हो रहा है, इसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स
यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से इस वाले प्लेन से हमारी जो है क्या हो रहा है चिप शेयर्ड ऑफ हो रही है, मतलब चिप यहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो ये कौन सा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये शेयर प्लेन होता है। यहाँ पे एक फोर्स लग जाएगा एफ एस, जो कि क्या होगा हमारा शेयर फोर्स होगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा इसमें, अगर मैं एक नॉर्मल फोर्स लगा दूं इस फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक परपेंडिकुलर फोर्स है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल लेते हुए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक नॉर्मल फोर्स बोलेंगे, ओके। और वहीं एक इस इस वर्क पीस पे इस टूल के द्वारा क्या लगेगा, एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये वर्क पीस इस डायरेक्शन में कटिंग करते हुए जा रहा है, तो ये थ्रस्ट फोर्स लगाएगा क्यों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वो थ्रस्ट फोर्स मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो और अगर ये शेयर प्लेन पे एक परपेंडिकुलर फोर्स डालें तो वो कौन सा होगा, नॉर्मल शेयर फोर्स, ठीक है। तो अब आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, एक तो हमारा ये है फ्रिक्शन फोर्स है, एक नॉर्मल फोर्स है, और इसका मैं रिजल्टेंट निकालूं तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा इसका रिजल्टेंट, ठीक है। और वहीं यहाँ पर अगर मैं इस नॉर्मल फोर्स का और इस शेयर फोर्स का अगर रिजल्टेंट निकालूं तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट दोनों के एक दूसरे के इक्विवेलेंट अपोजिट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से फोर्सेस देखे, देखो हमने एफ सी देखा, ठीक है, जो कि एफ सी क्या है, कटिंग फोर्स है। एफ टी क्या है, थ्रस्ट फोर्स है। एफ एस क्या था, शेयर फोर्स था। एफ एन क्या था, नॉर्मल शेयर फोर्स था। एफ क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स था। एन क्या है, नॉर्मल फोर्स है। और यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ठीक है, फाई, जिसको हम क्या बोलेंगे, शेयर एंगल बोलेंगे, और अल्फा क्या होगा, रेक एंगल होगा, ठीक है। और फाई कहाँ बनेगा, ठीक है, फाई बनेगा जो है शेयर प्लेन जो हमारा है, ये जो शेयर प्लेन है, ठीक है, जो एफ एस करके जो जा रहा है, ठीक है, और इसके बीच में जो कटिंग फोर्स है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम फाई बोलेंगे, जो कि हमारा होगा शेयर एंगल, ठीक है। और वहीं हमारा रे का एंगल कौन सा होगा, रे का एंगल जैसे कि हम जानते हैं, ये अगर कटिंग टूल है, ठीक है, और ये इसकी टिप है, तो अगर मैं एक यहाँ से परपेंडिकुलर लगाऊँ इसकी टिप पर, ठीक है, तो इसके बीच में, इस रेक फेस के बीच में और इस परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, रेक एंगल बोलेंगे, ओके। तो हाँ, एक चीज़ और जो कि आपको इस मर्चेंट सर्कल में फोर्सेस के एनालिसिस में काफ़ी हेल्प करेगी, जो कि आपने 10th 12th में भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो क्या होता था, जैसे कि ये आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ट्राइंगल होता है, तो इसमें ये अगर ये 90 डिग्री का एंगल है और इधर थीटा बनना है, तो ये नीचे वाला क्या होता था, बेस होता था, जिसको हम यूपी बोर्ड वाले आधार बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता था, ठीक है, जिसको यूपी बोर्ड वाले लंब बोलते हैं, ठीक है, लंब। और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं हिंदी में, और इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, ओके। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए, ये जो है मर्चेंट सर्कल डायग्राम है। ये सारे फोर्सेस का एनालिसिस किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, ये सपोज किया गया कि यहाँ पे ये कोई वर्क पीस है, ठीक है, और ये टूल है इधर, ये वर्क पीस है इधर, ठीक है, इस तरीके से कोई वर्क पीस है। तो इसमें सारे फोर्सेस को, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था अभी प्रीवियस स्लाइड में, तो उसी तरीके से सारे फोर्सेस को देखा गया, ठीक है। तो कटिंग इस डायरेक्शन में हो रही है, तो ये कटिंग फोर्स ले लिया, ठीक है, ये कटिंग फोर्स है एफ सी, ठीक है। और ये शेयर प्लेन है, तो ये एफ एस ले लिया, ओके, ठीक है। अब इस शेयर प्लेन पे एक, अगर इस तरीके से एक शेयर प्लेन है, ठीक है, तो इस पे एक थ्रस्ट फोर्स, ये जो कि इन्होंने एफ वी करके दिखाया है, ये एफ टी ए लिया है हमने, ठीक है। तो ये एक थ्रस्ट फोर्स लग रहा था टूल के द्वारा वर्क पीस पे, तो ये थ्रस्ट फोर्स हो गया, ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया है। अब यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, जो कि यहाँ पे चिप जो निकल रही थी, ठीक है, इसकी वजह से चिप निकल रही थी, और इस टूल की वजह से बीच बीच में फ्रिक्शन हो रहा था, इसकी वजह से ये फ्रिक्शन फोर्स आ रहा था, ये फ्रिक्शन फोर्स है, इसके ऊपर जो नॉर्मल डाला था, ठीक है, तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया। अब इनका रिजल्टेंट इक्वल अपोजिट था, तो एक ही रिजल्टेंट था, तो ये रिजल्टेंट ले लिया, ठीक है। ये शेयर फोर्स है, ठीक है, शेयर फोर्स पे अगर हम एक नॉर्मल डाला था हमने, तो उसको हम एफ एन बोल रहे थे, नॉर्मल शेयर फोर्स बोल रहे थे, ठीक है। तो इन सारे फोर्सेस को मिला के ये 90 का एंगल बनना है, यहाँ पर 90 का एंगल बनना है, ये 90 का एंगल बनना है, ठीक है। तो और ये कंप्लीट 90 का एंगल बनना है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, मर्चेंट सर्कल बोलते हैं, ओके। तो अब हम इस मर्चेंट सर्कल में देखेंगे कि एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे कि ये एंगल ऐसे कैसे आ गया, या फिर मतलब कोई भी एंगल
कैसे बना हुआ है, तो हम उन एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल एबीसी लेता हूँ। ट्रायंगल, अब एबीसी ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल ए बी सी, दिस वन ट्रायंगल, ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता ये 90 माइनस बीटा कैसे आया है, ठीक है। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, ट्रायंगल एबीसी में हमें क्या एंगल सी फाइंड आउट करना है। ये एंगल सी है, ठीक है, ये सॉरी ये वाला, ठीक है। तो हमें ये 90 माइनस बीटा कैसे आया है? तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं ट्रायंगल होता है, ठीक है, तो उसके तीनों एंगल को मिला के वो कितने का होता है? 180 का होता है। तो इसमें क्या एंगल सी फाइंड आउट करना हमें, तो एंगल सी प्लस बीटा, ये एंगल, और ये कितने का बना हुआ है? ये 90 है। 90 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180, क्योंकि तीनों एंगल कितने के होते हैं? 180 के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल सी इक्वल्स टू, ये जब बीटा इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 90 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और ये 180 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा एंगल सी हो जाएगा हमारा, ये 180 में से जब 90 जाएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा, ठीक है। तो ये एंगल सी आ गया हमारा। जैसे कि मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो ये एंगल सी हमारा क्या आ गया? ये वाला जो है एंगल सी है, ये भी हमारा आ गया 90 माइनस बीटा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये एंगल हमारा बीटा माइनस अल्फा, ये वाला एंगल हमारा बीटा माइनस अल्फा कैसे आया है वो हम बताएंगे। ये वाला एंगल, ठीक है, बीटा माइनस अल्फा कैसा है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कंप्लीट एंगल कितना है? ये कंप्लीट एंगल 90 का है। कौन सा वाला? हाँ, तो इसको मैं जूम आउट कर ले रहा हूँ पहले थोड़ा सा, ये जूम कर ले रहा हूँ। अब हम यहाँ पे कौन सा एंगल फाइंड आउट करने जा रहे हैं? हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि बीटा माइनस ये बीटा माइनस 90 कैसे हुआ है, ठीक है। ये जो है बीटा माइनस 90 कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये कंप्लीट एंगल कितना है? 90 का है, ठीक है। अगर इस कंप्लीट 90 के एंगल में से हम ये दोनों एंगल माइनस कर दें, ठीक है, 90 माइनस बीटा और अल्फा को अगर माइनस कर दें ये दोनों एंगल, तो क्या बचेगा हमारे पास? ये एंगल बचेगा, ये वाला, ठीक है। तो वही हमने किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, आप देखिए हमने क्या किया, इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए पहले जो कंप्लीट एंगल है 90 वो लिया हमने, ठीक है। उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया? उसमें से हमने माइनस कर दिया जो 90 माइनस बीटा, ठीक है, ये दिस एंगल और प्लस दिस एंगल, ठीक है, अल्फा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बीटा और ये माइनस हो जाएगा। तो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बीटा माइनस अल्फा। तो ये एंगल क्या आ गया? बीटा माइनस अल्फा आ गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं, अब हम लेते हैं ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। अब ट्रायंगल ए बी सी कौन सा है? ट्रायंगल ए बी सी हमारा ये है, ये हमारा ट्रायंगल ए वी एंड सी। इस ट्रायंगल को लिया, यहाँ पे ये बीटा है, ये 90 का है, ये 90 माइनस बीटा है, ठीक है। तो हमने ट्रायंगल ए बी सी लिया है, जिसको हमने अलग से ड्रॉ कर लिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, ये बीटा एंगल है, ये 90 है, ये 90 माइनस बीटा है, ठीक है। तो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे बहुत सारे फोर्सेस को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो टेन बीटा इक्वल्स टू, अगर देखूं तो टेन इक्वल्स टू टेन में क्या होता है? टेन होता है लंब बटे आधार होता है, या फिर हम इस इंग्लिश में बोलेंगे इसको तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर दिस वन। तो ये क्या है? यहाँ पे एफ है, ठीक है। देखो ये क्या यहाँ पे हमने पूरा सारा ट्रायंगल उधर साइड में बना लिया है। तो देखो ये एफ है, ये एन है, ठीक है, और ये क्या है? इधर ये आर है, ठीक है। तो वही हमने इधर पूरा बना लिया है। तो ये एफ है, ये एफ है, ठीक है, ये एन है और ये आर है, ठीक है। तो यहाँ पे टेन बीटा इक्वल्स टू क्या होगा? लंब बटे आधार, या फिर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये एफ हो जाएगा, ठीक है। तो एफ लिख लिया हमने अपॉन
बेस क्या है यहाँ पे आधार बोले हम जिसको, तो वो क्या है एन है। तो एफ अपॉन एन हो गया टेन वीटा इक्वल्स टू क्या हो गया एफ ऑन एन। और एफ ऑन एन जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं एफ ऑन एन क्या होता है, म्यू होता है। तो यहाँ से हम टेन बीटा इक्वल्स टू म्यू लिख सकते हैं, या फिर बीटा इक्वल्स टू टेन को जब उधर ले जाएंगे तो एक हो जाएगा टेन इनवर्स म्यू हो जाएगा। यहाँ पे बीटा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल एंगल हो जाएगा, ठीक है। बीटा फ्रिक्शनल एंगल हो जाएगा। और वहीं अगर हम साइन बीटा निकालें, ठीक है, अगर यहाँ पे साइन बीटा निकालें हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन इक्वल्स टू क्या होता है, लंबटिक कर्ण होता है, ठीक है, या फिर हम इसको इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर हमारा एफ है तो हमने एफ ले लिया, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है हमारा आर है, ठीक है, तो हमने आर ले लिया। तो एफ ऑन आर हो गया, यहाँ से एफ हमारा क्या हो जाएगा आर साइन बीटा, ठीक है। तो एफ क्या हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, यहाँ से हम फ्रिक्शनल फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम जो है फ्रिक्शनल एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो म्यू क्या होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, बीटा फ्रिक्शनल एंगल हो जाएगा, एफ फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, आर रिजल्टेंट हो जाएगा और एन नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये इन फोर्सेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हम इसमें लेते हैं कॉस की टर्म को लेते हैं, ठीक है। टेन की टर्म ली अब हमने, और उसके बाद साइन की टर्म ली, अब हम कॉस की टर्म लेते हैं, ठीक है। अब कॉस बीटा में अगर हम फाइंड आउट करें तो कॉस इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस इक्वल्स टू होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे तो आधार बटे कर्ण होता है कॉस इक्वल्स टू। तो यहाँ पर आधार मीन्स बेस क्या है एन है, और कर्ण मीन्स हाइपोटेनियस क्या है आर है, ठीक है। तो ये एन अपॉन आर लिख दिया हमने। तो यहाँ से एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आर कॉस बीटा, ठीक है। तो हम ऐसे इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और नॉर्मल फोर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें फ्रिक्शनल एंगल गिवन होगा और रिजल्टेंट गिवन होगा तो उस कंडीशन में, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे ए डी सी, ठीक है। अब ए डी सी ट्राइंगल कौन सा है, मार्जिन सर्कल डायग्राम में, ठीक है, उसको मैं अलग से भी ड्रॉ कर लिया हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल ए डी सी रहेगा। ए ये है ए, ये है ट्राइंगल ए डी और सी, ठीक है। ये ट्रायंगल एडीसी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 90 का एंगल है, ये बीटा माइनस अल्फा है, ठीक है। और ये एफ टी है, ये यहाँ पे एफ सी आएगा कटिंग फोर्स, ठीक है। और ये रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इसको मैं अलग से ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग से ड्रॉ करा है मैंने, ठीक है। तो ये देखिए ये रिजल्टेंट है, ये एफ टी है थ्रस्ट फोर्स, ये एफ सी है, ठीक है। और ये बीटा माइनस अल्फा है और ये 90 का एंगल बनना है, ठीक है। अलग से ड्रॉ कर लिया पूरा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम साइन के कॉस की टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे, वहां से हमारी कुछ फोर्सेस निकलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसमें लेता हूं साइन की टर्म में लेता हूं तो साइन बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, वही लंबटे लंबटिक कर्ण रहेगा हमारा, ठीक है, जिसको हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। तो लंबटिक कर्ण जो रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, लंब क्या है यहाँ पे एफ टी है, ठीक है। और कर्ण क्या है यहाँ पे आर है, तो क्या हो जाएगा एफ टी अपॉन आर, ठीक है। ये है लंब या परपेंडिकुलर एफ टी हो गया। और यहाँ पर जो है कर्ण या फिर हाइपोटेनियस क्या हो गया आर हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ टी कल्स टू आर, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर साइन बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो हम यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें रिजल्टेंट गिवन होगा, ठीक है। और फ्रिक्शन एंगल और अल्फा क्या रेक एंगल अगर गिवन होगा तो हम यहाँ से एफ टी को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं वहीं फाइंड आउट करूं कॉस की टर्म में अगर इसको लूं तो कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे आधार क्या है हमारा, आधार हमारा एफ सी है, ठीक है। तो एफ सी लिख लिया हमने, ठीक है, अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है यहाँ पे मीन्स हाइपोटेनियस क्या है, ठीक है, ये आर है, ठीक है। तो एफ सी अपॉन आर हो गया। तो अगर आर की इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो ये क्या हो जाएगा एफ सी इक्वल्स टू आर कॉस बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एफ सी और एफ टी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी इक्वेशंस बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, उसको हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो काफ़ी इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो ठीक है नेक्स्ट एंगल हम लेते हैं, नेक्स्ट एंगल हमारा ए ई सी, ठीक है।
नेक्स्ट एंगल कौन सा है, ए ई सी। तो जैसे कि आप ये मर्चेंट सर्कल में देख सकते हैं, ए ई सी कौन सा ट्रायंगल है, ये देखिए ट्रायंगल ए ई एंड सी, ठीक है। ये ट्रायंगल ए ई एंड सी लिया है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल सी हमारा क्या हो जाएगा, एंगल सी क्या हो जाएगा, ये बीटा माइनस अल्फा है, ठीक है। और सी ये कंप्लीट है, इधर ये फाई है, और ये इस कंप्लीट को हम एंगल सी बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा प्लस फाई हो जाएगा, ये एंगल सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया इधर एंगल सी, इसके लिए बीटा माइनस अल्फा प्लस फाई, ठीक है। क्योंकि ये एंगल सी कंप्लीट है, तो ये बीटा माइनस अल्फा, और फिर इसको भी प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो वही है। तो देखो हम आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ से एंगल ए ई सी है, ट्रायंगल ए ई सी, ठीक है। तो ट्रायंगल ए ई सी लिया है, जिसमें क्या है, ये एफ एन है, ठीक है, ये एफ एस है, ठीक है। मर्चेंट सर्कल डायग्राम से ही मैंने उस ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो और यहाँ पे ये क्या है, ये आर है, ठीक है। तो ये एंगल 90 का है, और यहाँ ये एंगल सी क्या था, एंगल सी था बीटा माइनस अल्फा प्लस फाई था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं साइन के टर्म लेता हूँ एक बार, तो ठीक है, साइन बीटा माइनस अल्फा प्लस फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, या फिर इसको हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो लंब क्या है यहाँ पे, ये है एफ एन, एफ एन अपन कर्ण क्या है, जो 90 के सामने का होता है उसको कर्ण बोलते हैं, तो ये आर जो है कर्ण है इसका, ठीक है, तो अपॉन आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ एन इक्वल्स टू आर साइन बीटा माइनस अल्फा प्लस फाई, ठीक है। ये क्वेश्चन 6 बन गई। और वहीं मैं अगर कॉस के टर्म में लेता हूँ, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस यहाँ पे क्या है, बेस हमारा क्या है, एफ एस है, ठीक है। एफ एस अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, आर है, ठीक है। तो यहाँ से एफ एस हो जाएगा आर कॉस बीटा माइनस अल्फा प्लस फाई, ठीक है। ये क्वेश्चन 7 हो गई है, ओके। ये क्वेश्चन 7 हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एरिया ऑफ शेयर प्लेन का एरिया की बात करूं तो ये हो जाएगा ए एस इक्वल्स टू डब्ल्यू टी अपॉन साइन फाई होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, शेयर, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं शेयर स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अगर हम शेयर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो शेयर स्ट्रेस की बात करेंगे तो शेयर फोर्स अपॉन एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, शेयर फोर्स इक्वल्स टू ये एरिया के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो शेयर स्ट्रेस इंटू एरिया हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने एरिया क्या फाइंड आउट किया, एरिया हमारा ये है डब्ल्यू टी अपॉन साइन फाई, ठीक है। तो एफ एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा जो टो इंटू डब्ल्यू टी अपॉन साइन फाई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टो क्या है, शेयर स्ट्रेस है इन शेयर प्लेन, डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ कट है, ठीक है। और टी क्या है, अनकट चिप थिकनेस है, ठीक है। अगर वहीं मैं नॉर्मल स्ट्रेस की बात करूँ, वो तो शेयर स्ट्रेस है, तो नॉर्मल स्ट्रेस की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो एफ एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए एस क्या है, ए एस हमारा डब्ल्यू टी अपॉन साइन फाई है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमारी 8 एंड 9 बन गए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इक्वेशन 5 को इक्वेशन 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हम इक्वेशन 5 को इक्वेशन 7 से क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, वहां से हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन 10 मिलेगी। ये इक्वेशन 5 है, इसको डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 7 से, ठीक है। तो इक्वेशन 5 क्या है हमारी, इक्वेशन 5 हमारी एफ सी इक्वल्स टू आर कॉस बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। उसको डिवाइड कर दिया हमने इक्वेशन 7 से, जो कि क्या है, एफ एस इक्वल्स टू आर कॉस बीटा माइनस अल्फा प्लस फाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एफ सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ एस को हम इस डायरेक्शन में ले जाएंगे, ठीक है। तो इधर जब ले जाएंगे दूसरी साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस बीटा माइनस अल्फा अपॉन कॉस बीटा माइनस अल्फा प्लस फाइव। तो इक्वेशन 10 बन गई है, ठीक है। तो इक्वेशन 10 बन गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन 10 बन गई है हमारी, तो इसके हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ इक्वेशन 8 पुट इन इक्वेशन 10। अब इक्वेशन 8 क्या है हमारी, यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन 8 है, एफ एस इक्वल्स टू टाउ डब्ल्यू टी अपॉन साइन फाइव, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन किस में रखेंगे, इक्वेशन 10 में रखेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये इक्वेशन 8 है,
ठीक है, ये इक्वेशन 8 है। इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन 10 में रख देंगे इसमें। ठीक है, तो एफ एस की जगह जब ये वैल्यू रखेंगे ये वाली, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये एफ सी इक्वल्स टू टाउ ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा नहीं है, डब्ल्यू टी कॉस बीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन फाई कॉस फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। ये क्वेश्चन बन गई हमारी कौन सी 11। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे इक्वेशन 11 मिल चुका है। ठीक है, जहाँ से हम एफ एस को सॉरी एफ सी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एफ सी को जब हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से भी, अगर हमें किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है, डब्ल्यू की एंड टी की वैल्यू दे रखी है, और बीटा की अल्फा की वैल्यू दे रखी है, तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 7 से। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से हमें एफ टी मिल जाएगा, थ्रस्ट फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 4 क्या हमारी एफ टी इक्वल टू आर साइन बीटा माइनस अल्फा है, और इक्वेशन 7 क्या है, एफ एस आर कॉस बीटा माइनस अल्फा प्लस फाई है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसे आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ टी एफ एस को इस दूसरी साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एफ टी इक्वल्स टू हो जाएगा एफ एस साइन बीटा माइनस अल्फा अपॉन कॉस बीटा माइनस अल्फा प्लस फाई। ठीक है, जो कि क्वेश्चन 12 बन जाएगा, जैसे हम एफ टी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब एफ एस को हम फाइंड आउट कर चुके हैं। एफ एस हमारा क्या है, जो कि इक्वेशन 8 है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये एफ एस है, एफ एस इक्वल्स टू टाउ डब्ल्यू टी अपॉन साइन फाई है। ठीक है, इस एफ एस को उठा के हम फिर से यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो एफ एस ये हमारी इक्वेशन एक 13 बन जाएगी। ठीक है, तो एफ एस की जगह हमने क्या रख दिया, टाउ डब्ल्यू टी अपॉन साइन फाई रख दिया। ठीक है, तो और ये क्या है, ये साइन बीटा माइनस अल्फा अपॉन कॉस बीटा माइनस अल्फा प्लस फाई है। ओके, तो ये क्वेश्चन 13 बन गई है। ठीक है, तो देखो ये फोर्स के रिलेशन आएंगे और बहुत सारे रिलेशन आएंगे यहाँ पे, तो आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स के लिए एक रिलेशन और आएगा, नॉर्मल फोर्स के लिए, और ये नॉर्मल शेयर फोर्स के लिए, ये शेयर फोर्स के लिए, कटिंग फोर्स के लिए, थ्रस्ट फोर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक रिलेशन निकाल के और बताता हूँ आपको, जो कि है हमारा एफ सी इक्वल्स टू इक्वेशन 10 एफ सी इक्वल टू एफ एस कॉस फाइव प्लस एफ एन साइन फाइव। ठीक है, तो हम एफ सी को फाइंड आउट करेंगे, मतलब कटिंग फोर्स को हम इसके निकालेंगे। ठीक है, किसकी टर्म में, शेयर फोर्स की टर्म में एंड नॉर्मल फोर्स की टर्म में। ओके ठीक है, तो मर्चेंट सर्कल डायग्राम से हमने ये ड्रॉ किया है। ठीक है, कटिंग फोर्स इन द टर्म ऑफ शेयर फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो ठीक है, ये कटिंग फोर्स है। ठीक है, ये हमने शेयर फोर्स निकाल लिया इसका, और ये नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, यहाँ पर एक ये थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, हमने इसको भी ले लिया। ठीक है, तो इनका ये रिजल्टेंट जो होगा वो ये आर ले लिया हमने। ठीक है, तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये मर्चेंट सर्कल डायग्राम है, तो इसमें हमने कटिंग फोर्स का रिलेशन निकालना है, तो हमने कटिंग फोर्स वाला लिया है। ठीक है, ये इन टर्म ऑफ शेयर फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स की टर्म में निकालना है, तो शेयर फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स लिया, ये इसका रिजल्टेंट है, तो ये रिजल्ट ले लिया है, और ये थ्रस्ट फोर्स भी ले लिया हमने। ठीक है तो हम उस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस फिगर को नहीं देखना है, इस फिगर को देखना है। ठीक है, तो जैसे कि इस फिगर में आप देखिए, इस फिगर में ठीक है, ये हमने शेयर फोर्स लिया है। ठीक है, ये कटिंग फोर्स है। ठीक है, और ये रिजल्टेंट है, ये नॉर्मल फोर्स है। ओके, और ये थ्रस्ट फोर्स है। ठीक है, तो हमने क्या किया, थ्रस्ट फोर्स को एक्सटेंड कर लिया थोड़ा सा, और इधर इसको हमने एक्सटेंड करके ये कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको डी, ये डी है और ये ई है। ठीक है, और ये ई डैश है और ये डी है, तो यहाँ पे जो डी है, डी ई, ठीक है, ये कंप्लीट जो डी ई है ये इक्वल किसके हो जाएगा, डी ई डैश के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो डी डी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई ई डैश के। ओके, क्या बताया मैंने, मैंने ये बताया कि जो यह डी डी डैश है, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई ई डैश के। ठीक है, ये ई है, ये ई डैश है, ये डी है, ये सॉरी ये डी है, ये डी डैश है। ओके, और यहाँ पे सेम जो डी और ई डैश है ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी एंड ई के। ओके, ये सारे एंगल्स हैं जो कि हमने मर्चेंट सर्कल डायग्राम से लिए हैं। ठीक है, तो
हाँ ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या एफ सी इक्वल्स टू एफ एस कॉस फाइव प्लस एफ एन साइन फाइव फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखो क्या किया हमने यहाँ पे, ठीक है। एफ सी इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एफ सी, ये पूरा एफ सी है, ठीक है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ये गिराया है इस पे, ठीक है, जो कि ई डैश है। तो एफ सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ सी इक्वल्स टू डी ई डैश प्लस ई डैश सी, ठीक है। तो एफ सी इक्वल्स टू डी ई डैश प्लस ई डैश सी हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब हम इसमें ट्रायंगल ई डैश सी लेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल ई डैश सी कौन सा है, ई डैश एंड सी क्या है, ये है, ठीक है। तो हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है ई डैश सी, ठीक है। ई डैश वाला ई डैश सी वाला ट्रायंगल लिया है। अब देखो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे, ये रहा हमारा ट्रायंगल, ठीक है। तो ये फाई है, ये नाइन इधर ये फाई है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, कॉस फाई इक्वल्स टू निकालेंगे। तो कॉस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कॉस फाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा, कॉस इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, जिसको हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। तो कॉस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डैश सी अपॉन एफ एस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है हाइपोटेनियस का रहेगा एफ एस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा आधार आधार या फिर हम जिसको बेस बोलेंगे वो क्या होगा हमारा, यहाँ पर होगा हमारा ई डैश सी, ठीक है। ये है ई डैश सी, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो ई डैश सी अपॉन एफ एस ले लिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई डैश सी इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, ई डैश सी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा एफ एस कॉस फाइव, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन बन गया हमारी। अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया डी डैश ई, जो हमारा डी डैश ई है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, डी ई डैश के, ठीक है। तो जो डी डैश ई है किसके इक्वल है, डी ई डैश के, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन साइन फाई इक्वल्स टू निकालेंगे, ठीक है। तो साइन क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण होता है, जिसको हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लंब क्या है हमारा, ठीक है। तो लंब क्या होगा यहाँ पे, लंब हमारा डी डैश ई हो जाएगा, और अपॉन हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस को हम कर्ण बोलते हैं, हमारा एफ एफ एन हो जाएगा, ठीक है। ये किस में हो जाएगा, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमारा ए डी डैश ई, ठीक है। तो ट्रायंगल ए डी डैश ई कौन सा है, ट्रायंगल ए डी डैश ऊपर ई, ठीक है। ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल हमने लिया है, ये एंगल हमारा फाई है, ठीक है। तो हमने साइन फाई हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो साइन फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। और यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस हमारा एफ एन है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर हमारा क्या है, डी डैश ई, डी डैश ई, ओके। तो वही हमने लिखा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये क्वेश्चन यहाँ से ये क्वेश्चन आई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी डैश ई को इधर रहने देंगे और एफ एन की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एफ एन साइन फाई हो जाएगा, ठीक है। और डी डैश ई को हम डी ई डैश भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एफ सी इक्वल्स टू हमने क्या एक रिलेशन बनाया था स्टार्टिंग में, एफ सी इक्वल्स टू हमारा डी ई डैश, ठीक है, डी ई डैश प्लस ई डैश सी होता है, ई डैश सी। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं क्या, ई डैश सी ये है हमारा, जहाँ पे और हमारा डी ई डैश ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ सी इक्वल टू एफ एस कॉस फाई प्लस एफ एन साइन फाई, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फाइंड आउट हो गई है, जैसे कि हमने ये देखी थी इक्वेशन 10 है, ठीक है, जिसको हमने फाइंड आउट कर लिया। ये इक्वेशन 10 है जिसको हमने फाइंड आउट किया अभी, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और, मैं आपको कुछ एंगल बता दे रहा हूँ इसमें, ये एंगल कैसे आए हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कटिंग फोर्स है, ठीक है, और ये शेयर फोर्स है। तो कटिंग फोर्स और शेयर फोर्स के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर एंगल बोलते हैं, जो कि फाई है, ठीक है। और यहाँ पे ये 90 का एंगल बनना है, ठीक है, क्योंकि ये शेयर फोर्स पे ये नॉर्मल है, इसलिए मीन्स परपेंडिकुलर है, तो ये 90 का एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 90 का एंगल बन गया, और जो है हमने ये परपेंडिकुलर यहाँ पे गिराया है ये, ठीक है। तो हमारा ये, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ,
इस कंप्लीट ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं एंगल ये वाला एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, जो अगर मैं इसको ओ ओ मानूं, ठीक है, इस पॉइंट को ओ मानूं, ठीक है, तो एंगल ओ अगर फाइंड आउट करने के लिए देखूं मैं, तो ये एंगल फाई है, ठीक है, और ये 90 है, ठीक है, और एंगल ओ हमें फाइंड आउट करना है कि ये 90 माइनस फाई कैसे आया है, ठीक है, तो फाई प्लस 90 करेंगे हम, ठीक है, फाई प्लस 90 और प्लस ओ, ठीक है, मीन्स तीनों एंगल को मिला के कितना बनता है हमारा, 180 बनता है, ठीक है, तो हमने वो लिखा है, तो यहाँ से एंगल ओ हम फाइंड आउट करेंगे, तो 180 ये 90 है जो इस डायरेक्शन में जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में, तो ये 180 माइनस 90 हो जाएगा, और ये फाइव इस दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, तो ये माइनस का फाइव हो गया, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 180 माइनस 90 माइनस फाइव, तो 180 में से 90 माइनस होगा, तो यहाँ क्या बचेगा 90 बचेगा, ठीक है, तो यहाँ 90 बचा है और माइनस फाइव, तो ये क्या आ गया, एंगल ओ क्या आ गया, 90 माइनस फाइव आ गया, तो हमने वही लिख लिया, ये एंगल 90 माइनस फाइव, ठीक है, और ये एक प्रॉपर्टी होता है, अगर ये एंगल है तो इसका अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो भी सेम होगा 90 माइनस फाइव, तो ये 90 माइनस फाइव आ गया, ठीक है। अब जैसे कि हम जानते हैं ये जो है 90 है, ये 90 माइनस फाइव है, ठीक है, अब ये एंगल फाइव, ये एंगल फाइव कैसे आया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तीनों अगर इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ये ठीक है, ये 90 माइनस फाइव है, ठीक है, और ये 90 है, ठीक है, अब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है जो कि फाइव आया है, अब वो कैसे आया है, ठीक है, तो मीन्स तीनों एंगल का ऐड करते हैं तो वो कितने का बनता है, तीनों एंगल का ऐड करने पे वो 180 का बनता है, ठीक है, तो हमें अभी ये एंगल और ये एंगल फाइंड आउट पता है और ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम 90 माइनस फाइव, अब यहाँ पे हमें एंगल कौन सा, ए अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि ये फाइव कैसे आया, तो हम इसको इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, ये एंगल हमारा 90 माइनस फाइव है, ये कितना है हमारा एंगल 90 है, ठीक है, और तीनों एंगल का समीशन क्या होता है 180 होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे 90 माइनस फाइव, ठीक है, जो कि ये एंगल है, ठीक है, और प्लस 90 जो कि ये एंगल है, प्लस एंगल ए, ठीक है, जो कि ये है, इक्वल्स टू तीनों का सबमिशन क्या हो जाता है 180 होता है, ठीक है, तो क्या करेंगे ये 90 और 90 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 और ये माइनस फाइव प्लस ए इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, मीन्स क्या हुआ, मैं इसको लिखता हूँ दोबारा, ठीक है, क्या हो गया 180 माइनस फाइव प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 आ गया, ठीक है, अब देखो 180 जब इधर वाला जब इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, मीन्स ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा अब हमारे पास बचा माइनस का फाइव प्लस प्लस का एंगल ए, तो एंगल ए जब ये इसको जब दूसरी डायरेक्शन में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा फाइव, ठीक है, तो एंगल ए हमारा क्या हो गया फाइव आ गया है, ठीक है, तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं एंगल ए हमारा क्या है फाइव है, ठीक है, तो आई थिंक ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा काफ़ी हद तक, और इसको अगर एक बार में समझ में आए तो इसको दोबारा देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस उसमें मैंने काफ़ी सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है आपको, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस लेक्चर, फॉर मोर अपडेट यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, थैंक यू।